तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, जहां पर आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के जो बचे हुए सवाल थे, यानी छठवां तक तो हमारा हो ही गया था। सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, यानी 4 सवाल हमारा प्रश्नावली 6.2 का बचा था, जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, यूपी बोर्ड 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं या एग्जाम देने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको अपने चैनल पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से लेकर अंत तक मैथ पढ़ा रहे हैं। जहां पर अभी हम आपको 6 पाठ पढ़ा रहे हैं और 6 पाठ में भी प्रश्नावली 6.2 का 7वां से लेकर 10वां तक का क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और हम लोग साइंस भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहां पर प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी जो 7वां प्रश्न है, वो ये कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। उसके बाद कोष्टक में ये आपसे कह रहा है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, यानी आपने इसको क्लास 9th में सिद्ध कर दिया है, आपको याद होगा। ठीक है, तो कक्षा 9th की बातें अगर आपको याद होंगी तो हो सकता है कि ये आपने सिद्ध किया हो। अगर हम आपको बताएं कि आपको ये कहाँ मिला होगा, तो कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा चतुर्भुज। ठीक है, 7 पाठ आपने पढ़ा होगा चतुर्भुज, और चतुर्भुज में आपको प्रमेय के रूप में ये पूरा का पूरा जो आपका वक्तव्य लिखा है, यानी ये जो चीज़ें लिखा है, वो पूरा का पूरा प्रमेय के रूप में आपको मिला होगा। ठीक है, प्रमेय नंबर शायद 8.3 या 8.4 ऐसे कुछ करके है। ठीक है, तो वहाँ की बातें वहाँ, अब यहाँ की बातें यहाँ कर लेते हैं। यहाँ हम लोग सिद्ध करेंगे, मान लेते हैं कि हमने क्लास 9th में सिद्ध किया था, बट क्लास 10th में भी हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि आप प्रमेय 6.1 और 6.2 को प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो 6.2 प्रश्नावली है वो पूरा का पूरा इन्हीं दोनों प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, हमने आपको बताया भी था कि आप प्रमेय नंबर 6.1 और 6.2, हमारी जो वीडियो है प्रश्नावली 6.1 वाली, उसमें हमने लास्ट में आपको समझाया है। आप वहां से भी देख सकते हो, आपकी किताब में भी लिखा है, वहां से भी आप देख सकते हो। तो चलिए फाइनली हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरीके से कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो सबसे पहले हमको ऐसे त्रिभुज खींचना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है और प्रश्नावली है 6.2 और ये हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में भी पढ़ रहे हैं हम लोग त्रिभुजों की समरूपता। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 6.2 का 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज ले लीजिए आप, और इस त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लेते हैं कि हमने त्रिभुज लिया ए, यहाँ बी और यहाँ सी, तो एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो मान लेते हैं कि हम एक भुजा ए बी लेते हैं, इसका मध्य बिंदु है डी, तो इससे होकर उसके बाद कहा है दूसरी भुजा के समांतर, तो मान लेते हैं कि हमारी जो दूसरी भुजा है वो है आपका बी सी, तो इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो इसके समांतर ऐसे रेखा खींचेंगे इस तरीके से, तो ये जो रेखा है मान लेते ये ई है। ठीक है, तो खींची गई ये जो रेखा है जो कि दूसरी भुजा के समांतर है, वो तीसरी वाली भुजा, तो तीसरी वाली भुजा हमारी कौन सी है, ए सी है, तो तीसरी वाली भुजा के ये समांतर, तीसरी वाली भुजा के समांतर नहीं, तीसरी वाली भुजा को ये समद्विभाजित करती है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप इसको कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हो। तो कक्षा 9 की बातें 9 में, 10वीं की बातें 10वीं में हम लोग करेंगे। तो मेनली हमको सिद्ध क्या करना है, हमको देखिए सिद्ध करना है, अगर यहाँ पे लिख दें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये कि ये जो ई है, ई ये आपका AC का मध्य बिंदु है। तो ई जो है वो AC का मध्य बिंदु है, ऐसा हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अर्थात जितना आपका AE होगा उतना ही आपका EC होगा। क्यों AE बराबर EC होगा, क्योंकि देखिए जो E है, अगर ये सिद्ध हो जाएगा कि ये AC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो ये AC को दो बराबर भागों में बांटेगा। कौन कौन सा, AE और EC। तो इसीलिए हमने लिखा है कि जो AE है वो बराबर होगा किसके, EC के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से सिद्ध करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रमेय नंबर 6.1 की, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो प्रमेय नंबर 6.1 का ही है। तो प्रमेय नंबर 6.1 ये कहता है कि अगर आप एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींचिए, और ये जो रेखा है ये त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर हो, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं जिनको ये काटता है या जिनको ये समद्विभाजित करता है या विभाजित करता है, उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो DE है, DE वो समांतर है BC के, तब प्रमेय 6.1 के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो भुजा क्या है आपका, AD बटा DB बराबर, इधर क्या हो जाएगा, AE बटा EC, यानी AE बटा EC हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका D है, D वो क्या है, वो AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी जो आपका D है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु। और जब ये मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है ये AB को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो AB को जब ये दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, तो एक भाग है आपका AD, एक भाग है आपका AD, दूसरा भाग है DB। तो AD जो है वो DB के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका बिंदु D है वो AB को समद्विभाजित करता है, क्योंकि ये आपका मध्य बिंदु है। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस वाले पक्ष में जो AD बटा DB है, तो यहाँ पर AD तो लिखेंगे ही, लेकिन जो DB है उसकी जगह पर हम AD लिख देते हैं। क्या लिख देंगे हम लोग, AD, और इसको एज इट इज उतार देंगे, यानी AE बटा EC। तो ये कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर एक, और ये है आपका AE बटा EC। अब क्या करना है, अब EC का गुणा एक में करवा देना है, तिरछा गुणा यानी तिर्यक गुणा। तो EC का गुणा एक में करवाएंगे तो EC बराबर क्या हो जाएगा आपका, AE हो जाएगा। यानी जो आपका EC है, कहाँ पर है EC, देखिए यहाँ पर है, EC जो है वो AE के बराबर है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका E जो है वो AC का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब ये है कि जो E है वो आपका AC का मध्य बिंदु है। और हमसे यही सिद्ध करना भी था कि सिद्ध करना है जो E है वो AC का मध्य बिंदु है। तो लिख देंगे अतः E AC का मध्य बिंदु है। ठीक है,
हमसे क्या पूछ रहा था, यहाँ पर तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखिए ये मध्य बिंदु है जिसकी वजह से पहली भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही, तीसरी भुजा ये रही। ये तीसरी वाली भुजा को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। क्यों समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जितना ए ई है उतना ही ई सी है, यानी ये दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, या अनुपात बराबर हो गया, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ई है आपका वो ए सी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा अर्थ हम लोग ये निकालेंगे कि जो आपका ए सी है ये दो बराबर भागों में समद्विभाजित हो रहा है। आपके सामने देखिए यहाँ पर लिखा है ई सी बराबर ए ई, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, मतलब समद्विभाजित हो रही हैं। क्यों समद्विभाजित हो रही हैं, क्योंकि जो आपका ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है, जो क्या कर रहा है, इस भुजा ए सी को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। हमारा उत्तर हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, और अगर हमारे साथ नोट डाउन करते हुए चल रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब आप नोट डाउन करते हो तो एक तरीके से आप रिवीजन कर रहे हो हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां क्या है हमारा, कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9वीं में सिद्ध कर चुके हैं। तो हम लोग कक्षा 9वीं में सिद्ध किए हैं कि नहीं किए हैं फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आज हम लोग इसको फिर से सिद्ध करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग इसको फिर से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग यहाँ पर इसका चित्र बना देते हैं। तो देखिए जो जो सवाल हमसे कह रहा है केवल हम लोग उतना ही करते जाएंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। कहा जाता है कि सवाल में ही आपका जवाब छिपा होता है। ठीक है, बस आप सवाल को बड़ा गौर से पढ़िए, तो आप अगर सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो उसका उत्तर भी आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो सवाल देखिए कुछ इस तरीके से कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। एक रेखा खींची जाती है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समद्विभाजित करती है। ठीक है, यानी त्रिभुज की दो भुजाओं को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये है ये त्रिभुज के मध्य बिंदु से होकर जाती है, यानी जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनके मध्य बिंदु से होकर क्या करती है, ये खींची जाती है। क्वेश्चन भी कह रहा है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, एक त्रिभुज हो गया, इसकी दो भुजा हमने चुना ए बी और ए सी, तो इसके मध्य बिंदु ई और एफ हैं। इनको मिलाने वाली जो रेखा है यानी ई एफ रेखा वो त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यानी तीसरी भुजा कौन बची, बी सी। तो हमको सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, जो ई एफ है वो समांतर है बी सी के, यानी ई एफ समांतर है बी सी के, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रमेय नंबर 6.2 कहता क्या था, प्रमेय नंबर 6.2 यही कहता था कि अगर हम त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को, दो भुजाओं के बिंदुओं को, यानी अगर हम लोग त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को चुने और उन दो भुजाओं के पर स्थित बिंदुओं को अगर हम लोग ऐसे मिला दें, जैसे यहाँ पर ई और एफ को ऐसे मिलाया गया है, तो ये जो रेखा बनेगी ई एफ ये त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है उसके समांतर होती है। ठीक है, ऐसा कौन कहता था, प्रमेय नंबर 6.2 आपके किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये जो आपका ई एफ है, अगर हम लोग त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी पर मान लें कि दो बिंदु क्रमशः ई और एफ हैं, और अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो मिलाने के बाद
ये जो रेखा बनेगी EF, ये BC के समांतर होगी। ऐसा कौन सा प्रमेय कहता है? प्रमेय नंबर 6.2। तो यहाँ पर उसी प्रमेय का हम लोग यूज करके सिद्ध करेंगे कि जो आपका EF है वो समांतर है BC के। इतनी बात समझ में आई हमको क्या करना है? ये आपका सवाल है। अब हम लोग इसका जवाब तलाशेंगे। जवाब ये तलाशेंगे कि आपके प्रश्न में कहा है कि जो आप बिंदु लीजिएगा वो मध्य बिंदु होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि AB का मध्य बिंदु E है तथा AB का मध्य बिंदु क्या है? E है तथा AC का मध्य बिंदु F है। जब AB का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो AE होगा, AE वो बराबर होगा EB के। किसके बराबर होगा? EB के, क्योंकि जो मध्य बिंदु होता है वो भुजा को बीच से ही दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पर जितना AE होगा उतना ही क्या होगा? EB होगा। और जितना आपका AF होगा उतना ही आपका FC होगा। ठीक है, ये तो मध्य बिंदु है, इस वजह से हमने बराबर दिखा दिया ताकि बाद में अगर हम मान रखें तो आपको दिक्कत ना हो, आपको समझने में दिक्कत ना हो कि हम मान कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। इसकी वजह से हमने यहाँ पर पहले इसको लिख दिया। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। और अगर ये अनुपात आपस में बराबर हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो EF है वो BC के समांतर है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अनुपात निकालेंगे AE बटा EB बराबर AF बटा FC, यानी ये अनुपात बराबर निकालेंगे। कब बराबर निकालेंगे? तब जब EF समांतर BC को होगा। अगर ये समांतर हुआ तो प्रमेय के हिसाब से इसका अनुपात आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हम लोग अनुपात यहाँ पर बराबर दिखाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए हमने AE बटा EB लिखा बराबर AF बटा FC, यानी AE बटा EB और AF बटा FC लिखा है। अब हमको करना क्या है कि देखिए AE की जगह पर आप चाहो तो EB लिख सकते हो। तो AE की जगह पर क्या लिख दीजिए? EB, और बटे में EB है ही। उसके बाद AF की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? FC लिख सकते हो। तो FC बटा FC, तो इसको काट दीजिए तो ये कटेगा, इधर एक आएगा, इधर भी एक आएगा, यानी ये आ गया 1 बराबर 1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। और जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो प्रमेय नंबर 6.2 ये कहता है कि जो खींची गई रेखा है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो यहाँ पर त्रिभुज की तीसरी भुजा है BC और जो खींची गई रेखा है वो है EF। इसका मतलब ये है कि EF जो है वो BC के समांतर है। कौन से प्रमेय से? प्रमेय नंबर 6.2 से। तो हमको बस यही लिखना है, अतः यहाँ पर EF समांतर हो जाएगा BC के। किस से? प्रमेय 6.2 से। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। इसमें कुछ भी नहीं करना था, जो हमारा प्रमेय कह रहा था बस उसी प्रमेय की सहायता से हमको जो सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर दिया। हमको सिद्ध करना था EF समांतर है BC के, तो हमने सिद्ध कर दिया EF समांतर है BC के। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटाकर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम अब आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं और इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9वां देख लेते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के
तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बोर्ड पेपर में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते भी हैं, तो आप इसको थोड़ा सा गौर करिए। यानी इम्पॉर्टेंट वाली लिस्ट अगर आपने बनाया है कि कौन कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इस प्रश्न को भी उस वाली लिस्ट में डाल दीजिए। यानी ये प्रश्न आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन आपका पूछ ले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहा है कि ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज होता है। देखिए समलंब चतुर्भुज की खासियत ये है कि इसकी चारों भुजाओं में से कोई भी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर नहीं होती है, लेकिन इसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो जैसे हमने खींचा आपका यहाँ पर एक समलंब, इसका नाम दे देते हैं ABC और D। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया ABC और D। अब कह रहा है कि इसके विकर्ण जो हैं वो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण मतलब होता है इनके विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। जैसे A का विपरीत C है, तो A और C को मिला दिए तो विकर्ण तैयार हो गया AC। उसके बाद हम लोग B और D को मिला दिए तो एक विकर्ण तैयार हो गया BD। अब ये दोनों विकर्ण कहाँ पर मिलते हैं, तो O पर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, ये O पर मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपका कह रहा है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है। देखिए हमको क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है कि AO बटा BO, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो कहाँ पर है AO, देखिए यहाँ पर है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें आपको खुद से रचना करना पड़ेगा। खुद से रचना करने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने से मेहनत करनी पड़ेगी इस वाले चित्र को थोड़ा सा एक अलग रूप देने के लिए। क्या अलग रूप देने के लिए, देखिए हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे, इसका नाम दे देते हैं यम। इसका नाम क्या दे देते हैं, यम, कैपिटल में लिख देते हैं ऐसे। ये रेखा हमने खींचा O से लेकर यम तक। अब ये रेखा है क्या, ये जो रेखा है ये आपका AB के समांतर है और ये जो OM रेखा है ये आपका CD के समांतर है। ठीक है, यानी AB और CD दोनों के समांतर हमने एक तीसरी रेखा खींचा जिसका नाम दिया O और M। इतनी बात समझ में आई। यह आपको अपने से करना है, यानी सवाल में ऐसा नहीं कर रहा है, करिए आप अपने से करना है ताकि जो सिद्ध करना है वो हम सिद्ध कर पाएं। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम आपको एक त्रिभुज बताते हैं। कौन सा त्रिभुज बताते हैं, देखिए हम त्रिभुज बताते हैं यहाँ पर आपको ये वाला त्रिभुज ADC, यानी त्रिभुज ADC में आपको त्रिभुज ADC दिखा। ADC में अगर हम बात करें तो जो आपका OM है, OM वो समांतर है। OM समांतर है किसके, CD के। OM समांतर है CD के। तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। ये प्रमेय नंबर 6.1 कहता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रमेय 6.1 से क्या करेंगे हम लोग, इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दिखाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ADC में भुजा कौन सा है, एक है AM, यहाँ पे लिख दीजिए AM बटा
यम डी बराबर इधर हो जाएगा AO, और इसको OC मत लिखिए, CO लिख दीजिए, क्योंकि हमको CO यहाँ पर सिद्ध करना है, तो CO लिख दीजिए। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? आगे देखिए हमारे पास एक और त्रिभुज है, अगर हम आपको दिखाएं तो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ADB है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है ADB। अगर ADB को आप गौर से देखो तो यहाँ पर जो MO है वो समांतर है BA के। यहाँ पे लिखेंगे MO समांतर है BA के, और जब MO समांतर है BA के तो जाहिर सी बात है इनकी भी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हो सकता है आप पेपर में भूल जाओ या दिमाग से ना उतर जाए, एक तरीके से ऐसा कि आप भूल ही जाओ कि हमको यहाँ प्रमेय भी लिखना है या कौन सा प्रमेय दर्शाना है। तो आप इसको अगर छोड़ देते हो, मतलब इसको नहीं लिखते हो, तब पर भी आपका सवाल गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हम चूंकि यहाँ पर आपको समझा रहे हैं तो हमारा यहाँ प्रमेय नंबर 6.1 लिखना उचित है, तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब इनकी भुजाओं का अनुपात देखते हैं। तो भुजा क्या हो जाएगा? AM बटा MD बराबर ये हो जाएगा BO बटे में DO। यहाँ पर D और O, इसको मानिए समीकरण नंबर 2। इतना मान लिया आप। अब आप समीकरण नंबर 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 और 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो इसका बायां साइड आपस में बराबर है कि नहीं है? समीकरण 1 और समीकरण 2 का बायां साइड आपस में बराबर है। तो आप जानते हो दो समीकरणों का अगर एक साइड बराबर होता है तो उसका दूसरा भी साइड आपस में क्या होगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि AM बटा MD यहाँ पर भी है, AM बटा MD यहाँ पर भी है, मतलब इसका बायां साइड बराबर है। इसका जो दाहिना साइड होगा वो भी आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बराबर हुआ? इसका दाहिना पक्ष। तो इसका दाहिना पक्ष लिख दीजिए। दाहिना पक्ष लिखोगे आप इस वाले का तो AO बटा CO हो जाएगा, और इसका हो जाएगा BO बटा DO। इतना हो गया। अब देखिए जो हमको सिद्ध करना था वो लगभग लगभग आ चुका है, लेकिन हमको सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। लेकिन जो हम लोग लेकर आए हैं वह है AO बटा CO, यानी यहाँ बटा BO होना चाहिए, यहाँ पर CO है, तो हम लोग इसका तिर्यक गुणा करवा देंगे। तिर्यक गुणा करवाने से मतलब ये है कि देखिए CO का गुणा यहाँ पर करवा देंगे और BO का गुणा यहाँ पर, तो तिर्यक गुणा होगा तो ये हो जाएगा AO बटा, जहाँ पर CO है वहीं पर आ जाएगा BO, तो यहाँ पर आ गया BO बराबर, जहाँ पर BO है उसका जगह खाली हो गया तो वहाँ पर कौन जाकर बैठ जाएगा? CO, और बटे में DO है ही। यही देखिए हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हो गया सिद्ध। ठीक है, सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा उत्तर हो गया। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, यानी यह सिद्ध हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9वां है वो आपका लग चुका। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां था। यहाँ पर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका प्रश्न नंबर 10वां, जो इसी का जस्ट उल्टा है। यानी जो 7वां है, 7वां का उल्टा 8वां था, और 9वां जो है 9वां का उल्टा 10वां है। सवाल सेम टू सेम यही है, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं और इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इसको।
चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां आपके स्क्रीन पर लग चुका है। इधर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से भी क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और उसके बाद दिया है कि यदि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। पहले में क्या बोला था, 9वां वाले में समलंब है तो AO बटा BO बराबर CO बटा DO ऐसा दर्शाना था। लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें पहले ही अनुपात दे दिया है और आपको बताना है कि ये आपका समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए, समलंब चतुर्भुज की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि इसके आमने सामने की भुजा एक जोड़ी बराबर नहीं होता, लेकिन वो एक दूसरे के समांतर होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सिद्ध करना है कि एक जो चतुर्भुज आप ले रहे हो वो समलंब है। तो यहाँ पर इसका नाम देंगे A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D, ठीक है। इसमें अगर हम लोग सिद्ध करने में ये कामयाब हो जाएं कि जो आपका AB है वो आपका DC के समांतर है, तो ये जो आकृति हमारे पीछे आप यहाँ पर देख रहे हो बनी है, ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। यानी हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, जो AB है वो समांतर है DC के। अर्थात ये कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यानी हमको क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और वो चतुर्भुज कैसे सिद्ध होगा, जब AB समांतर हो जाएगा DC के, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके विकर्ण जो हैं वो परस्पर क्या करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं कि AO, यहाँ पे लिखेंगे AO बटा क्या हो जाएगा, BO बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका CO बटा DO। ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, और आपको दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए, इसमें भी आपको अपने से रचना करना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपने किया था। क्या किया था आपने, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक रेखा खींचोगे OM, ठीक है। और ये रेखा ऐसा है कि यहाँ पर जो OM है वो AB के समांतर है और जो OM है वो आपका CD के समांतर है। फिलहाल हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमने OM एक रेखा खींचा जो भुजा BA के समांतर है, ठीक है। तो अगर हम लोग रचना में लिखेंगे, ऐसे रचना लिख देंगे, रचना हमने क्या किया, हमने OM एक रेखा खींचा जो भुजा AB के समांतर है, ठीक है, जो भुजा AB के क्या है, समांतर है। ये हमने रचना लिखकर बता दिया एग्जामिनर को कि देखिए सर, हम लोग OM एक रेखा खींच रहे हैं जो भुजा BA या AB के समांतर है, ठीक है। अब देखिए, जब ये समांतर है तो जाहिर सी बात है इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर रहा होगा। तो हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, AB के समांतर आप खींचे हो तो ADB त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे लिख दोगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में अगर आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा AM बटा MD बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ADB में आप चले हो तो आप यहाँ पर एक अक्षर और लिख सकते हो कि जो OM है वो समांतर है
बी ए के, जो आपका ओ एम है वो किसके समांतर है, बी ए के, तब इनकी भुजाओं का अनुपात आप दिखाओगे तो और बेहतर होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर रचना में भी हमने लिखा है और यहाँ पर भी दर्शा दिया है, ताकि अच्छे से एग्जामिनर को समझ में आए कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए ए एम बटा एम डी हो गया, यानी ए एम बटा एम डी। अब क्या होगा, बी ओ, यहाँ पे लिखेंगे बी ओ बटा क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ओ लिख दीजिए, इसको मानिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ध्यान से क्या देखोगे, हमारा दिया है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो अब इसको थोड़ा सा यहीं पर रोकते हैं, इससे थोड़ा सा क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्या दिया है आपका, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये हमको क्या किया है, दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो ऐसे दिया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जैसे तिर्यक गुणा करवा देंगे, ऐसे तिर्यक गुणा करवा देंगे। जैसे तिर्यक गुणा करवाएंगे यहाँ पर हो जाएगा ए ओ बटा सी ओ बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी ओ बटा डी ओ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ए ओ बटा सी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ बटा डी ओ के। इतनी बात समझ में आई। अगर आप इतनी बात समझ चुके हैं तो हम कहेंगे आप समीकरण नंबर 1 को एक बार देख लीजिए। समीकरण नंबर 1 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, आप देखोगे कि इसका ये वाला साइड आपस में क्या है, बराबर है, यानी बी ओ बटा डी ओ, यहाँ पर भी है बी ओ बटा डी ओ, यानी इसका दाहिना वाला साइड बराबर है। और हमने आपको समझाया है कि अगर दो समीकरण हैं और उनका कोई भी एक पक्ष बराबर है, चाहे दाहिना वाला पक्ष बराबर है चाहे बायां वाला पक्ष, तो उसका दूसरा वाला पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी इसका जो दाहिना वाला पक्ष है वो आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका बायां वाला पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 से। तो हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 का मान, कौन सा मान, बी ओ बटा डी ओ का मान क्या है, ए एम बटा एम डी। इसको कहाँ रख रहे हैं हम लोग, समीकरण नंबर 2 में। यानी समीकरण नंबर 2 में जो बी ओ बटा डी ओ है उसकी जगह पर हम ए एम बटा क्या रखने वाले हैं, एम डी रखने वाले हैं। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर आप रखोगे तो ये वाला पक्ष है आपका ए ओ बटा सी ओ बराबर ये वाला पक्ष क्या हो जाएगा, ए एम बटा एम डी। तो आप देखो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब आप समीकरण नंबर 3 को देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए ओ, कहाँ पर है, ए ओ, उसके बाद है बटा सी ओ, सी ओ यानी इन भुजाओं का अनुपात, फिर बराबर है यहाँ पर ए एम बटा एम डी, ए एम बटा एम डी। इसका मतलब ये है कि ये जो दो भुजाएं हैं ऐसे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो दो भुजाएं हैं इस तरीके से, इनका अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। और जब इनका अनुपात ऐसे आपस में बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं प्रमेय नंबर 6.1 से कि जो आपका ओ एम है वो सी डी के क्या होगा, समांतर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रमेय 6.1 से क्या होगा, 6.1 से यहाँ पर जो ओ एम है, ओ एम वो समांतर हो जाएगा सी डी के, इसके समांतर हो जाएगा, सी डी के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू में हमने रचना में क्या लिखा था, रचना में हमने लिखा था कि ओ एम एक रेखा खींचा जो भुजा ए बी के समांतर है।
यानी OM जो था वो BA के समांतर था, और यहाँ पर हम सिद्ध कर रहे हैं कि जो OM है वो CD के समांतर है। इसका मतलब ये है कि जो आपका BA है वो CD के समांतर है, या जो AB है वो DC के समांतर है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेखा है OM, ये हमने खींचा किसके समांतर, ये हमने खींचा BA के समांतर। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर। फिर अगर ये जो रेखा OM है इसी के समांतर एक रेखा हमारा CD खींच गया, यानी जो आपका OM है वो समांतर है BA के, और फिर से OM जो है वो समांतर हो जाएगा CD के। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारा जो BA है, BA वो समांतर हो जाएगा CD के? क्यों? क्योंकि अगर हम इसको बीच से ऐसे हटा दें तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि OM समांतर है BA के और OM समांतर है CD के। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका BA है वो CD के समांतर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं OM समांतर है BA के, और यही OM समांतर है CD के। तब जो BA है वो समांतर हो जाएगा CD के, यानी जो आपका BA है वो CD के समांतर हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या जो AB है वो समांतर हो जाएगा DC के, यानी जो आपका AB है वो किसके समांतर हो जाएगा, DC के समांतर हो जाएगा। तो किन्हीं भी चतुर्भुज में उसके आमने सामने की भुजा अगर समांतर है तो वो समलंब हो सकता है। और हमसे ये कहा भी है कि सिद्ध कीजिए कि ये समलंब चतुर्भुज है। तो हम लोग लिख देंगे अतः AB CD एक समलंब, यहाँ पर समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां रहा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बाकी हमारा ये जो प्रश्नावली है 6.2 ये आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आज प्रश्नावली 6.2 को हमने समाप्त कर दिया। अगली जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम लोग आपको प्रश्नावली 6.3 समझाते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर पहले तो हम आपको प्रमेय सिखाएंगे और प्रमेय सिखाने के बाद हम लोग सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर सबसे पहले प्रमेय बताएंगे। यहाँ पर अभी तो चाहे प्रमेय बता सकते हैं, बट लास्ट तक जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखता है उसको पता ही नहीं होता है कि प्रमेय भी हम पढ़ाते हैं। यानी प्रमेय आपको सिखाने के बाद तब सवाल लगवाते हैं। ऐसे नहीं कि आए सवाल लगवा के चले गए, नहीं, आपको सारे के सारे पॉइंट समझाते हुए चल रहे हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर हम आपको ये कह रहे हैं कि आप इसको अपने से कर लीजिएगा, नहीं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप अभी सीखने के फेज में हो, यानी आप सीख रहे हो, और सीख रहे हो तो शुरू से पूरी जानकारी सीखिए, तब जाके आप क्या करोगे, पेपर में अच्छे से लिख पाओगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, आप एकदम पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करिए। अगली वीडियो आपका प्रश्नावली 6.3 का रहेगा, जिसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगली वीडियो में। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।